हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑसिलेशंस लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम सिंपल पेंडुलम इन वन शॉट, सिंपल पेंडुलम का पूरे एक्सप्रेशन, उसके लॉज, सेकंड्स पेंडुलम, उसके बाद उस पे के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसका एक्सप्रेशन आ जाता है 3 से 4 मार्क के लिए, और कई बार इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, टाइम गेन और लूज बाय पेंडुलम क्लॉक। बताऊंगा मैं क्या कंसेप्ट होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल पेंडुलम, ठीक है, हेडिंग लगाओ सिंपल पेंडुलम। मेन टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड सारी चीजें आज के लेक्चर में हम क्लियर कर लेंगे। सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो पहले देखेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम और एक होता है आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन फॉर प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम एंड आइडियल सिंपल पेंडुलम। ठीक है, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कोई रॉकेट साइंस नहीं, 8 स्टैंडर्ड से आपने इसके बारे में जाना होगा, पता होगा आपको। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम एंड आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम, आइडियल जो चीजें होती है वो इमेजिनरी होती है, ठीक है ना, पेंडुलम। ओके, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, नहीं। ठीक है, सब चाहते हैं कि बहुत अच्छी वाइफ मिले, दिखने भी अच्छी हो, माँ की भी सेवा करे, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हो सर? ओके ठीक है, चलो। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या होता है। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में आपको क्या करना होता है, पहले हम आइडियल देख लेंगे। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम में आपको क्या करना होता है कि एक हेवी पार्टिकल होता है, एक हेवी पार्टिकल होता है। सपोज ये एक रिजिड सपोर्ट होता है, ठीक है, रिजिड सपोर्ट। कैसा सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड सपोर्ट, जो फ्लेक्सिबल ना हो। फ्लेक्सिबल ना हो मतलब सपोज आपने एक रस्सी बांध दी, तो रस्सी ऐसे मूव हो सकती है, ठीक है ना, तो वो फ्लेक्सिबल सपोर्ट हो गया। तो ये जो स्लैब है या दीवार है, दीवार दीवार इज अ रिजिड सपोर्ट, स्लैब इज अ रिजिड सपोर्ट, रूफ इज अ रिजिड सपोर्ट। तो ऐसा रिजिड सपोर्ट लेना है, इससे एक रस्सी बांधनी है। रस्सी कैसी लेनी है, मासलेस। अब प्रैक्टिकली मासलेस स्ट्रिंग पॉसिबल है क्या, नहीं। तो स्ट्रिंग कैसी लेनी है, मासलेस। इसीलिए तो इसको क्या कहा गया, हमने हमने क्या कहा, आइडियल सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। तो मासलेस स्प्रिंग लेनी है, मासलेस स्ट्रिंग, और इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब न फाकनारी, मतलब इसको अगर आप मास अटैच करोगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रिंग को जब हम कोई चीज लटकाते हैं तो वो खिंच जाती है और उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। तो स्ट्रिंग कैसी लेनी है, इनएक्सटेंसिबल, मतलब जिससे मास अटैच करने पर उसकी लेंथ ना बढ़े, ऐसी स्ट्रिंग लेनी है। तो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेनी है। और इससे क्या करना है, एक पॉइंट मास, ओके, हेवी पॉइंट मास, हेवी पॉइंट मास सस्पेंड करना है। हेवी पॉइंट मास, हेवी पॉइंट मास। अब पॉइंट मास भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम की मोशन कैसी होती है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको हम साइड में ले लेते हैं, तो ये ऐसे ऑसिलेशन करता है, ठीक है, ऐसे ऑसिलेशन करता है। तो अगर आपका सपोर्ट रिजिड है, आपकी जो स्ट्रिंग है मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, और हेवी पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है, पॉइंट में सारा मास है जो कि हम प्रैक्टिकली नहीं बना सकते, पॉइंट मास है, तो ऐसे को बोलेंगे हम आइडियल सिंपल पेंडुलम। अब इसके बजाय अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे देख लो। रिजिड सपोर्ट तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। रिजिड सपोर्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रिजिड सपोर्ट, ठीक है ना, प्रैक्टिकली रिजिड सपोर्ट पॉसिबल है। लेकिन लेकिन मासलेस स्ट्रिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, कुछ ना कुछ तो मास होगा ना भाई उसका। तो फिर क्या करना है आपको, लाइट स्ट्रिंग लेनी है, लाइट। लाइट मतलब हल्की, जितना हल्की हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतनी। और ठीक है, आप अगर मटेरियल अच्छा सा ले लोगे तो इनएक्सटेंसिबल भी मिल जाएगी, इनएक्सटेंसिबल भी मिल जाएगी। इनएक्सटेंसिबल मतलब अगर उसको अपन वेट अटैच करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़नी नहीं चाहिए, वो इलोंगेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेना है, और यहाँ पर एक हेवी मास अटैच करना है जिसको हम बॉब कहते हैं। पॉइंट मास तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हेवी मास, हेवी मास जिसको हम बॉब कहते हैं, ये अटैच करना है। तो इसको बोलेंगे, ऐसा अगर होगा तो इसको बोलेंगे प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। मतलब आइडियली ऐसा होना चाहिए पेंडुलम, उसे कहा जाता है आइडियल सिंपल पेंडुलम। लेकिन कुछ चीजें, कुछ स्पेसिफिकेशन हम अचीव नहीं कर सकते, जैसे मासलेस स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल। तो मासलेस के बजाय आपने क्या ले लिया, लाइट, मतलब वजनाला, हल्की स्ट्रिंग, वजन में हल्की स्ट्रिंग लेना है। और इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, हो सकती है इनएक्सटेंसिबल। और पॉइंट मास पॉसिबल है क्या, तो आइडियली आपको पॉइंट मास लेना है, मतलब एक पॉइंट में सारा मास, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो उसके बजाय हमने एक स्पेयर ले लिया, एक स्पेयर, हेवी स्पेयर,
जिसको बॉब कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बॉब। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन फॉर प्रैक्टिकल एंड आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या होगी, लिख लो। हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम rigid support attached to the massless and inextensible string, ठीक है। heavy point mass suspended from a rigid support attached to the massless and inextensible string is called as ideal simple pendulum। उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सिंपल पेंडुलम। लेकिन मासलेस स्ट्रिंग, हेवी पॉइंट मास पॉसिबल है क्या, नहीं। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम किसको बोलेंगे, अ हेवी स्पेरिकल मास ब्रैकेट में बॉब। बॉब मतलब एक छोटा सा स्फीयर जो कि वजनदार हो, लोखंड का हो या किसी मेटल का हो। तो हेवी स्पीयर called as bob suspended from rigid support attached to the light and inextensible string, this is called as practical simple pendulum। तो इसको क्या बोलेंगे, practical simple pendulum। An ideal simple pendulum is a heavy particle suspended from massless and inextensible flexible string from a rigid support, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन होंगे, तो उसको बोलेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम। और मासलेस स्ट्रिंग हम अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हमने लाइट स्ट्रिंग ले ली, तो इसको बोलेंगे हम प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का। किसका, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का। कुछ चीजें हैं जो पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे, और इसमें हम प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम कौन सी मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले देखेंगे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन। किसकी, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम किसको कहा जाता है, देख लो। अब लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो आइडियली तो सिंपल पेंडुलम पॉसिबल नहीं है बनाना आइडियल सिंपल पेंडुलम, तो हम क्या ले लेंगे, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो एक हमारा बॉब रहेगा, ऐसे एक स्पीयर रहेगा, उसको हम स्ट्रिंग अटैच करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ मतलब क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या रेडियस ऑफ बॉब या दोनों को ऐड करना है, तो कहां से कहां तक लेंथ मेजर करना है। तो इसके लिए लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए एक चीज वो मेजर करते हैं, तो ये होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब जहां से उसको लटकाया गया, और सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है, उसे कहा जाता है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सपोज स्मॉल यल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, स्मॉल यल। और आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉब। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज यल प्लस आर, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या आएगी, द लेंथ बिटवीन, लिखो, द लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द लेंथ बिटवीन point of suspension and center of mass of a bob, center of mass of a bob is called as length of simple pendulum। The length between point of suspension, the length between point of suspension and center of mass of the bob, center of mass of the bob is called as length of simple pendulum। उसको क्या कहा जाता है, length of simple pendulum। It is denoted by capital L, small l is length of string, small r is radius of the bob, radius of the bob। अगर इसका यूनिफॉर्म मास होगा तो center of sphere is nothing but center of mass of the bob, and this length is called as length of simple pendulum। So what is definition of length of simple pendulum, the length between point of suspension and center of mass of the bob, this length is called as length of simple pendulum। तो simply length of string and radius of bob आपको add कर देना है, that will give you the length of simple pendulum, length of simple pendulum। अब क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। किसका एक्सप्रेशन, पहले क्या करेंगे हम, देख लो, दो चीजें हम करेंगे। एक करेंगे एक्सप्रेशन। तो पहला एक्सप्रेशन क्या होगा, which shows motion of simple pendulum is SHM। ठीक है, आपको 3 मार्क या 4 मार्क के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा कि भाई प्रूव करो कि सिंपल पेंडुलम में जो मोशन हो रही है वो कौन सी है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब एक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की आइडेंटिटी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन या उसकी डेफिनेशन। अगर आपने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्रूव कर दिया, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूव कर लिया, तो ऐसे सारे मोशन क्या होते हैं,
सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम पहले प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन लाने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, F मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? देखा है हमने डिटेल में कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन सेंट्रल पोजीशन। तो अगर आपने ये प्रूव कर लिया तो ये मोशन क्या आ जाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलो एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम ले लेंगे हम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक रिजिड सपोर्ट लेना पड़ेगा। दिस इज द रिजिड सपोर्ट। ओके, ये रिजिड सपोर्ट है हमारा, नो प्रॉब्लम। दिस इज द रिजिड सपोर्ट। ओके, अब इससे हम क्या करेंगे? एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे एक, ठीक है, एक स्ट्रिंग ले ली। उसके बाद हमने क्या किया? इसको एक बॉब अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है। अब ये ए हो गई हमारी मीन पोजीशन, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने? साइड में ले लिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इसको, और यहां से रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया तो ये ऐसे मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन। तो ये जो मोशन कर रहा है दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें पता है, लेकिन इसको हमें मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है ना। तो इस तरह का हमने सिंपल पेंडुलम ले लिया। ये हमारी पोजीशन ए है, ये हमारी पोजीशन बी है, ये हमारी पोजीशन सी है, ठीक है। तो ये जो है एंगल, इसको एंगुलर एम्पलीट्यूड कहते हैं, थीटा। दिस इज ओ, ओके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओ क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। अब स्मॉल आर क्या होता है? रेडियस ऑफ बॉब। स्मॉल आर क्या होता है? रेडियस ऑफ बॉब। तो ये यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, ओके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से मतलब पॉइंट ओ से सेंटर ऑफ बॉब तक, उसे कहते हैं कैपिटल यल, कैपिटल यल। और स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है, स्ट्रिंग की लेंथ वो होती है छोटा यल, ठीक है ना। छोटा यल क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये बॉब होता है हमारा। ये पोजीशन क्या है? सपोज बी है, ये पोजीशन क्या है? बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। तो फटाफट मैं कंसीडरेशन कर लेता हूं। कंसीडरेशन क्या होगा देख लो। कंसीडरेशन ये होगा कि ओ क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जल्दी जल्दी लिखो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन जहां से लटकाया गया उसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। स्मॉल यल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्मॉल यल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ बॉब। क्या है? रेडियस ऑफ बॉब। जो स्पीयर होता है उसे बॉब कहते हैं, उसकी रेडियस। तो यल प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल यल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी डिफाइन किया था हमने, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की लेंथ, ठीक है। उसके बाद ए क्या है? हमारी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद इसको जिस एंगल से हमने डिस्प्लेस किया थीटा, उसे कहते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये क्या है हमारा? एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देख लो क्या होगा एट एनी पोजीशन बी। एट एनी पोजीशन बी देख लो, आराम आराम से समझो। एट एनी पोजीशन बी, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन बी, बॉब पे दो फोर्स एक्ट होंगे। इस पोजीशन पे बॉब पे, ये जो पार्टिकल है इस पे दो फोर्स एक्ट होंगे। पहला फोर्स कौन सा? इसका वेट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, mg। बॉडी किधर भी रहने दो, उसका जो वेट होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज mg। और हमें पता है 11th में हमने पढ़ा है, टेंशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दैट टेंशन इज डिनोटेड बाय t डैश, ठीक है। तो इस पॉइंट बी पे एट एनी पोजीशन बी टू फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉब, ठीक है। एट एनी पॉइंट बी टू फोर्स एक्ट्स, two force acts on the bob at any position b, two force acts on the bob, on the bob। जो बॉब है उस पे दो फोर्स एक्ट होंगे। नंबर वन, वेट, weight, वेट, mg ऑफ बॉब एक्टिंग, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब बॉब का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट ऑफ द बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड नंबर टू, टेंशन, टेंशन टी डैश, टेंशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी डैश, बिकॉज टी पीरियड के लिए गया, आपको आगे पता चलेगा। टेंशन टी डैश इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स पॉइंट ओ। पॉइंट ओ क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट ओ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट ओ अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर है, ठीक है। अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर, अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो वेट mg, टेंशन t डैश अलोंग द स्ट्रिंग। इसको कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इसका सेंटर,
तो टी डैश इधर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देख लो सिंपली। अब देखो, हाँ मैं क्या करता हूं, ये जो mg है, mg के दो कंपोनेंट करेंगे, एक होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब कंपोनेंट सिस्टम आपको बढ़िया से आती है, ठीक है। तो कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एंगल और ये दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। देखो ये देखो ये पैरेलल है इससे, ये पैरेलल है इससे। स्केल से डायग्राम काटोगे तो एकदम परफेक्ट लगेगा। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो mg एक फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड वेक्टर है, तो इसका ये जो कंपोनेंट हो जाएगा एडजेसेंट कंपोनेंट, ये होगा mg cos थीटा। क्या होगा, mg cos थीटा। एंगल से लगा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो होता है mg cos थीटा। क्या होता है, mg cos थीटा। अब एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ठीक है। तो द वेट mg कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू, देख लो, the weight mg can be resolved into two component weight mg को हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट mg cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट mg cos थीटा, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया, mg cos थीटा। एंड सेकंड वन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा। सारी चीजें लिखते चलो पॉज करके हर जगह। तो mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स था उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक वर्टिकल कंपोनेंट mg cos थीटा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब देखो ये जो बॉब है यहाँ पर, ये बॉब नीचे आ रहा है क्या, नहीं। ऊपर जा रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब नीचे जितना फोर्स है ऊपर ही उतना फोर्स है। मतलब ये टी डैश को किसने बैलेंस किया है, mg cos थीटा ने। किसने, mg cos थीटा ने। सो टी डैश इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। टी डैश को किसने बैलेंस किया है, mg cos थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टी डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा, सिंपल। टी डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कहाँ है, देखो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इस बॉब को हमने यहाँ पर रोक दिया, अब ऐसे छोड़ने पर वो वापस आ रहा है, वापस किस वजह से आ रहा है, इस फोर्स की वजह से, जो mg sin थीटा है। इसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये जो फोर्स होगा ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो mg sin थीटा प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स। mg sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। mg sin थीटा प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब ये माइनस किधर से आया सर, F मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, mg sin थीटा, ये mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो माइनस क्यों आया, बिकॉज F एंड थीटा आर अपोजिटली डायरेक्टेड। थीटा देख लो यहां से इधर है और फोर्स कहां है, यहां से इधर है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस आया। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट F एंड थीटा आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अब हम फिजिक्स में हर बार एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इफ थीटा इज स्मॉल तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपका थीटा स्मॉल है, कितना स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री। इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अगर थीटा 10 डिग्री से कम है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। कितना स्मॉल, थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। अगर थीटा 10 डिग्री से कम है तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, बराबर। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस mg थीटा। F इज इक्वल टू एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, माइनस mg थीटा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो मोशन हो रही है सिंपल हार्मोनिक हो रही है। तो सिंपल हार्मोनिक के लिए आपको प्रूव करना होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अगर आपने ऐसे प्रूव कर लिया तो दैट मोशन विल बी 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने एक फॉर्मूला सीखा था 11th में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बराबर। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हो गया हमारा एंगल, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। ये इतना जो है ना, ये इतना, ये क्या है हमारा x है, समझ रहे हो, ये आर्क x,
ये एंगल, ये यक्स, रेडियस कितना होगा कैपिटल यल, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस। सपोज ये ऐसा सर्कल कंप्लीट कर लिया आपने, तो ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया हमारा आर्क यक्स, ये नीचे का यहाँ पर, चलो ठीक है कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये जो इतना है इस इतने को क्या मान लेंगे हम, आर्क यक्स, ये यक्स होगा, ये थीटा होगा, और रेडियस कितना होगा यल। तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू यक्स डिवाइडेड बाय यल। इज इट पॉसिबल? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी यहाँ पर कैपिटल यल, व्हाट इज कैपिटल यल, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इस थीटा के जगह देख लो, एफ इज इक्वल टू माइनस यम जी, माइनस यम जी, थीटा के जगह क्या रखेंगे, यक्स डिवाइडेड बाय यल, यक्स डिवाइडेड बाय यल। तो यफ क्या आ गया, माइनस यम जी यक्स डिवाइडेड बाय यल। अब इसको मैं कैसे लिखता हूं देख लो, यफ इज इक्वल टू, जगह एडजस्ट कर रहा हूं बच्चों, माइनस यम जी डिवाइडेड बाय यल इंटू यक्स, चलेगा, माइनस यम जी डिवाइडेड बाय यल इंटू यक्स। अब ये जो यम जी डिवाइडेड बाय यल है, देख लो, मास ऑफ द बॉब कांस्टेंट, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, प्लैनेट चेंज नहीं कर रहे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये एम जी बाय यल, एम जी बाय यल इज कांस्टेंट, एम जी बाई एल इज कांस्टेंट। तो एम जी बाई एल अगर कांस्टेंट है, और अगर आपने कांस्टेंट को रिमूव कर दिया, कांस्टेंट को रिमूव कर दिया, तो क्या आ गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, it is directly proportional to displacement and it is oppositely directed to the displacement, hence the motion of सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये उसका एक्सप्रेशन रहेगा। अब नेक्स्ट इसमें हम पीरियड का एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसमें ये सारी चीजें फिर से रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिटली डायरेक्टेड टू द डिस्प्लेसमेंट, हेंस द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेंस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस वजह से जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, नाउ लेट मी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है, चलो बना देंगे 2 मिनट में, और ये सारी चीजें उसमें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लिखो एक्सप्रेशन फॉर, expression for period of simple pendulum। तो सिंपल पेंडुलम का पीरियड के लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे हम। पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एंड नॉर्मली पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। पीरियड किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो चलो एक सिंपल पेंडुलम ले लेंगे हम, ये रिजिड सपोर्ट है, अब डायग्राम आपको याद हो गई, रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, इसको हमने बाजू में ले लिया इधर। ओके, तो ये हमारी पोजीशन है बी। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये पोजीशन है बी, ये पोजीशन है ए, मीन पोजीशन, और इसको रिलीज किया तो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अभी प्रूव किया हमने, तो ये हो गया हमारी मोशन सी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये सारी मोशन करेगा, वो ऐसे ऐसे मोशन करेगा। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है छोटा यल, ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ बॉब होता है छोटा आर, वही चीजें बार बार लिखनी है। तो ये जो टोटल लेंथ होगी, ये जो टोटल लेंथ होगी, कहां से कहां तक, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ से लेकर सेंटर ऑफ बॉब तक, इसको बोलेंगे हम कैपिटल यल, दैट इज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये होगा एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और ये जो होता है, ये जो होता है इसे हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, इतना, ये आर्क कहते हैं इसको, अभी देखा ना हमने आर्क। ठीक है, अब एट एनी पोजीशन बी, एट एनी पोजीशन बी टू फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉब, वो चीजें कॉमन होगी, टू फोर्स एक्ट ऑन द बॉब। एक तो उसका वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा टेंशन टी डैश अलोंग द स्ट्रिंग, वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन टी डैश अलोंग द स्ट्रिंग। Now the weight mg can be resolved into two component, common चीजें, the vertical component mg cos theta, why cos theta, because ये अगर थीटा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक लाइन पैरेलल जा रही है, तो ये एंगल सेम रहेगा, mg cos थीटा। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, तो द वर्टिकल कंपोनेंट mg cos थीटा बैलेंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग t डैश, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने लिखा था f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, negative sign indicates that sign, negative sign sign indicate that, negative sign indicates that f and theta
आर अपोजिटली डायरेक्टेड, एफ एंड थीटा आर अपोजिटली डायरेक्टेड। जो एफ और थीटा है दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो अपोजिट्स के लिए हम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस। इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, कितना स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, तो हम लिखते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अगर थीटा 10 डिग्री से कम है, थीटा 10 डिग्री से कम है, तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी, थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अब हमें पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल कितना है, थीटा, आर्क कितना है, यक्स। देखो ना, आर्क यक्स से एंगल थीटा है, और रेडियस कितना है, यल। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आर किसका होगा, यक्स। तो ये वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी यक्स डिवाइडेड बाय यल। इसको कैसा लिखा हमने, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी डिवाइडेड बाय यल इंटू यक्स। तो बट एम जी डिवाइडेड बाय यल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर ऐसा होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो हेंस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके, हेंस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम। इस वजह से मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या है, एसएचएम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर है तो हमें बताना है पीरियड। पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम, मतलब यहां से यहां जाके 1 2 3 4, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो इतना पूरा करने के लिए उसको जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड। क्या बोलेंगे, पीरियड। तो पीरियड इज गिवन बाय, देख लो, द पीरियड इज गिवन बाय सर्कुलर मोशन से। आपको पता होगा सर्कुलर मोशन में हमने देखा था फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, या लेक्चर नंबर 3-4 में भी हमने ये लिया है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। अब ये मोशन कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आइडेंटिटी होती है ये, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस एक्स को उठाकर इधर डाल देंगे तो एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देख लो बच्चों, आराम से देख लो। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास इक्वेशन है एफ, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो एफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाय यल, बराबर, माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाय यल। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाय यल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मास को इस मास से कैंसिल कर देंगे। फोर्स के जगह क्या रखा हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देख लो, एक्सेलरेशन की जगह क्या रख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, यहाँ पर सिंपल कर देते हैं हम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्यों लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज ये भी एसएचएम है। हर एसएचएम के लिए हम ये सिचुएशन लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो एक्सेलरेशन की जगह रखेंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय यल। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय यल। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यल इज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। यल क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब देख लो बच्चों, पीरियड क्या होता है, एक बार ओमेगा पता चल गया तो पीरियड पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, सिंपली 2 पाई बाय ओमेगा। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, कितना है, ओमेगा है अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय यल। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यल ऊपर चला जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल बाय जी, यल बाय जी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्या होगा एक्सप्रेशन, किसके वास्ते, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के वास्ते। ठीक है, यहां तक तो हमने ऑलरेडी लिया था, सिंपली हमने पीरियड का फॉर्मूला यूज किया, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया था कि इससे प्रूव होता है कि ये मोशन एसएचएम है। हर एसएचएम के लिए हम एक कंडीशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल हमारे पास इक्वेशन है। फोर्स की जगह क्या रखा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास से मास कैंसल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, और एक्सेलरेशन की जगह क्या रख दिया, फिर एक्सेलरेशन की जगह रख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइड बाय एल, माइनस से माइनस कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आया जी बाय एल। तो ओमेगा इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। तो ये आ गई ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रख दो,
रख दी, इसको ऊपर लेके चले गए, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हो गया। चलो इसको बार बार देख लेना, रिकॉर्डेड है, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम पे थियोरेटिकल दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन प्रूविंग दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन आ सकता है, या फिर एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसके बाद देखना है हमें लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब पुराने सिलेबस में हर लॉ की एक हेडिंग थी, लेकिन न्यू सिलेबस में ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। चलो अब देख लो, कुछ चीजें पहले कर लेते हैं। तो हमने क्या एक्सप्रेशन किया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। तो हमने एक अजम्पशन किया था। क्या अजम्पशन किया था, ये कब आएगा, जब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। और ऐसा कब होता है, जब थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। तो आपका आर्क जो होता है, आर्क कम होना चाहिए, आर्क इज लेस, आर्क इज लेस। तो आर्क कितना लेस होना चाहिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल, 20 टाइम्स स्मॉलर देन लेंथ। मतलब जितनी लेंथ है उससे 20 टाइम्स स्मॉलर आपका एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सिंपल पेंडुलम होगा हमारा, ठीक है। तो इससे 20 टाइम्स, इसके 20 पार्ट करो, इसका 20 पार्ट इतना है, तो ये इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो पहला अजम्पशन क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है एसएचएम का, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज 20 टाइम्स लेस देन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के लेंथ से अगर आपका एम्पलीट्यूड 20 टाइम कम है, तभी आप ये एक्सप्रेशन लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन अजम्पशन क्या है, लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लार्ज। मतलब सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे कि लांबी जास्त पाहिजे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी मोर, लेंथ ज्यादा चाहिए, एम्पलीट्यूड कम चाहिए। इस वजह से, क्योंकि हमने साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा अप्रोक्सीमेशन लिया है, बिकॉज ये एंगल हमारा जितना कम होगा, 10 डिग्री से जितना कम होगा, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो ये एंगल कम करने के लिए आर्क कम चाहिए, लेंथ ज्यादा चाहिए, आर्क कम चाहिए, लेंथ ज्यादा चाहिए। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, जिसको हम आर्क बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज 20 टाइम्स लेस देन लेंथ। लेंथ क्या चाहिए, लेंथ शुड बी मैक्सिमम, लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, लेंथ ज्यादा होगी तभी तो एंगल कम होगा ना, लेंथ शुड बी मैक्सिमम। तो लेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब हमें पता है, देख लो बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर पता करना है आपको, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज समटाइम डिनोटेड बाय n, ओके, समटाइम डिनोटेड बाय f। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। सो 1 डिवाइडेड बाय पीरियड की वैल्यू क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। सिंपली इसका रिवर्स कर लो, उल्टा हो जाएगा, g ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 divided by 2 pi under root of g by l. So this is nothing but expression for frequency of simple pendulum. ये क्या हो गया, expression for frequency of simple pendulum. तो simple pendulum को ये फार्मूला वैलिड कब है, t is equal to 2 pi under root of l by g, जब आपका sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा लिया था हमने। कब ले सकते हैं, जब थीटा 10 डिग्री से कम हो। तो थीटा को 10 डिग्री से कम लाना है तो लेंथ आपको लंबी लेनी पड़ेगी, आर्क आपको छोटा लेना पड़ेगा। कितना छोटा लेना पड़ेगा, लेंथ से 20 टाइम्स कम लेना पड़ेगा, लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। तो ये कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन अगर सिंपल पेंडुलम फॉलो करेगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, और आप फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय l, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल से लॉ है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब जो रिजल्ट हमें मिले उसको हम लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। हमें क्या मिला, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों, नंबर 1 क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है। लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है, देख लो, 2 पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट लेंगे तो t और l में रिलेशन क्या आएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ओके। तो इसको कैसे बोलेंगे, आप लिख लेना, बुक में से लिख लेना, या मैं बता देता हूं, इस पे से लिख लेना। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम प्रोवाइडेड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, इसको रिमूव करेंगे, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l। लाइट चले गई, विजिबिलिटी
विजिबिलिटी चलो दिख रहा है, एडजस्ट करो। ओके, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम प्रोवाइडेड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब सेकंड वन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलेगा? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टाइम पे आपको क्या करना है? लेंथ कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो अगर आपने 2 पाए तो ऑलरेडी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट पाए कांस्टेंट, एल कांस्टेंट लिया तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ g। समझ रहे हो? t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ g। तो क्या बोलोगे आप? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नीचे है ना, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोवाइडेड दैट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ रहे हो? प्रोवाइडेड दैट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले में हमने क्या एक्सप्लेन किया कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, लेकिन कब? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे होता है? कांस्टेंट होता है। और सेकंड वन में हमने क्या कहा कि एक्सेलरेशन पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आप अगर चांद पे चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, इसलिए पीरियड ज्यादा होता है। पीरियड ज्यादा होता है मतलब वो धीरे धीरे घूमेगा। वही सिंपल पेंडुलम जो अर्थ पे फास्ट फास्ट घूम रहा था, चांद पे जाने के बाद धीरे धीरे घूमेगा, बिकॉज चांद पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। ठीक है, अब सर ये तो कर लिया, अब तीसरा लॉ क्या बनाओगे? तीसरा लॉ होता है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास। तो लॉ ऑफ मास क्या कहता है कि भाई जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सिंपल पेंडुलम, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सिंपल पेंडुलम। आज आपको कैसे पता लगा सर? मास ऑफ सिंपल पेंडुलम या मास ऑफ पेंडुलम, ठीक है ना, मास ऑफ पेंडुलम जो बॉब होता है, मास ऑफ बॉब बोल देंगे, चलो मास ऑफ बॉब पे पीरियड डिपेंड नहीं करता। अब इसके फॉर्मूले में पीरियड के मास है क्या बच्चों? नहीं, ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो पीरियड जो होता है वो मास पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड नहीं करता, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास। अब फोर्थ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लॉ ऑफ आइसोक्रोनस बोला जाता है। इंटरेस्ट का पॉइंट है ये, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया, मतलब हेडिंग एक्सप्लेन नहीं की गई, मतलब याद रखो लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। लॉ ऑफ आइसोक्रोनस क्या बोलता है? अब जैसा फॉर्मूले में हमारे मास नहीं था तो हमने क्या बोला कि पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। ऐसे ही हमारे जो फॉर्मूला है उसमें एम्पलीट्यूड है क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम है क्या? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम या एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम पे पीरियड सिंपल पेंडुलम का डिपेंड नहीं करता, इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। समझ रहे हो आप? इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। तो ये कोई लॉ मतलब कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, सिंपल से लॉ है। पहला लॉ क्या कह रहा है कि जो पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम प्रोवाइडेड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। Period of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity provided that length of simple pendulum remains constant. पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, हेवी रहेगा, हल्का रहेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड लास्टली द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है कम है इस पे पीरियड नहीं डिपेंड करता, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। समझ रहे हो? तो सिंपली क्या किया हमने, जो हमें रिजल्ट मिले कैसे मिले? हमने लेंथ को ज्यादा रखा, हमने एम्पलीट्यूड को मतलब आर्क को हमने कम रखा, किस वजह से? एंगल को हमें 10 डिग्री से कम करना था। अगर एंगल 10 डिग्री से कम रहेगा तभी हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो हमें कुछ रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट थे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। उसी रिजल्ट को हमने 4 लॉ में एक्सप्लेन किया, दैट इज नथिंग बस लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसको ही क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसके बाद हमने एक स्पेशल टाइप का पेंडुलम बनाया, उसे कहा जाता है सेकंड्स पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम मतलब क्या होता है? ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड होता है। क्या? ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड होता है उसे कहा जाता है सेकंड्स पेंडुलम। अब पीरियड 2 सेकंड होता है मतलब देख लो बच्चों, ये सिंपल पेंडुलम होगा। अब देख लो, इसको यहां से यहां तक जाने के लिए, फिर वापस आने के लिए, फिर यहां आने के लिए, यहां आने के लिए, तो इतना करने के लिए अगर 2 सेकंड टाइम लग रहा है, 2 सेकंड मतलब देख लो, यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकंड लगना चाहिए और यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन 1 सेकंड और 1 सेकंड 2 सेकंड, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए 0.5 सेकंड, यहां से यहां तक आने के लिए 0.5, यहां से यहां तक जाने के लिए 0.5 और यहां से यहां तक आने के लिए 0.5। ठीक है, तो ये आधा सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड। तो ऐसा अगर सिंपल पेंडुलम आपने डिजाइन किया तो उसको बोलेंगे सेकंड्स पेंडुलम। तो द सिंपल पेंडुलम
having simple pendulum having period 2 सेकंड, सिंपल पेंडुलम हैविंग पीरियड 2 सेकंड, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड है इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। उसको क्या बोलेंगे? सेकंड्स पेंडुलम। सिंपल, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड है। ओके, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग पीरियड 2 सेकंड इज कॉल्ड एज सेकंड्स पेंडुलम। उसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड्स पेंडुलम। तो ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड है उसको बोलेंगे हम सेकंड्स पेंडुलम। तो हम क्या करते हैं? सेकंड्स पेंडुलम के लेंथ के लिए एक्सप्रेशन बना लेते हैं, ठीक है ना? एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। तो देख लो, t इज इक्वल टू क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G, करेक्ट? L बाय G। ओके, फॉर सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम के लिए, सेकंड्स पेंडुलम t क्या होता है? t इज 2 सेकंड। फॉर सेकंड्स पेंडुलम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। 2 से 2 कैंसल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। इधर एक बचाना, एक का स्क्वायर एक इज इक्वल टू ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाय G। तो G को ऊपर ले लो, G इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू L, तो पाई स्क्वायर को इधर ले लो, तो L इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्या है? एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है? अब ये जो होता है बच्चों, L इज इक्वल टू G की वैल्यू होती है 9.8 समथिंग, ओके, और पाई स्क्वायर, पाई क्या होता है? 3.14 इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाता है? 9.8, और ये क्या आ जाता है? 9.87 समथिंग आता है। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हो, या एग्जैक्ट चाहिए तो 0.999 समथिंग होती है, ठीक है? तो अगर आप ऐसा सिंपल पेंडुलम ले लोगे जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी, या फिर आप उसे कहते हैं 0.999 मीटर होगी, तो वो सिंपल पेंडुलम जो मोशन करेगा, वो इस तरह की होगी जिसमें एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए 2 सेकंड लगेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम कैसे बनाना है? ऐसा सिंपल पेंडुलम बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, या एग्जैक्ट चाहिए तो 0.998 भी हो जाती है कई बार, ठीक है ना? तो इतना अगर आप लेंथ सेलेक्ट करोगे तो इतने लेंथ पे वो एक ऑसिलेशन करने के लिए 2 सेकंड टाइम ले लेगा, और 2 सेकंड अगर उसको टाइम लग रहा है तो उसको बोलेंगे हम सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोलेंगे? सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है? अब अगर थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आया बोर्ड के एग्जाम में, तो 101% इसका न्यूमेरिकल आ जाता है। और वो किस टाइप का आ जाता है? देखो, आपके टेक्स्ट बुक न्यू सिलेबस 123 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 5.10 है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5.10 वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लो क्या कह रहा है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीजेस बाय 10%। पीरियड इंक्रीजेस बाय 10%, 10% से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 10% से बढ़ गया। देखो, पीरियड इंक्रीज बाय 10%, ठीक है? पीरियड इंक्रीज बाय 10%, मतलब पहले का पीरियड था T1 और बाद का पीरियड ले लेंगे हम T2, तो T2 10% से बड़ा हुआ है, मतलब बड़ा हुआ है, मतलब 10% से बड़ा हुआ, मतलब 110% हो गया। T2 इज 110% T1, ऐसे लेते हैं, ठीक है ना? डेटा कन्वर्ट करता आना चाहिए। जो पहला पीरियड था T1, T2 10% से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया मतलब क्या हो गया? 110% हो गया। 10% से घट गया मतलब क्या हो गया? 90% हो गया। 20% से बढ़ गया मतलब क्या हो गया? 120% हो गया। समझ रहे हो आप? सपोज इसके 10% के बजाय आपको क्या होता कि 20% से बढ़ गया, तो आप क्या लिखते? T2 इज इक्वल टू 120% T1। सपोज उसने कहा होता 10% से घट गया, तो आपने क्या लिखा होता? T2 इज इक्वल टू 90% ऑफ T1। समझ रहे हो लॉजिक? तो 10% से घट गया मतलब 100 में से 10 माइनस करो, 10% से बढ़ गया मतलब 100 में 10 ऐड करो, जितना भी कहा जाए उतना ऐड और सब्सट्रैक्ट करो। बढ़ गया मतलब 10 ऐड करो, घट गया मतलब 10 सब्सट्रैक्ट करो। तो T2 इज इक्वल टू 1110 T1। कब? इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर। ऐसा कब हुआ? जब आपने लेंथ 21 सेंटीमीटर से बढ़ाई, मतलब इनिशियल लेंथ थी आपकी L1, फाइनल लेंथ थी आपकी L2। इनिशियल लेंथ थी आपकी L1, फाइनल लेंथ थी आपकी L2। L1 लेंथ पे पीरियड था T1, L2 लेंथ पे पीरियड था T2। तो आपने जब 21 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़ाई, मतलब L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 21 सेंटीमीटर। अगर मीटर करना है तो L1 प्लस 0.21 मीटर, ठीक है? मतलब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर हो जाएगा, ठीक है? L1 मीटर में आएगा आंसर। तो ये हो गया L2, ओके? L2 तो आपको क्या करना है?
फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड। नो प्रॉब्लम, इनिशियल लेंथ और इनिशियल पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ लेंथ यूज करेंगे। पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, या इसको हम छोटे एल से रिप्रेजेंट करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके। तो पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ मतलब T2 बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 बाय L1, ऐसे लिख सकते हैं हम। T2 बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 बाय L1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई, 2 1 का 2 1, ठीक है। तो अब T2 कितना है, T2 है 110%, 110% T1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 कितना है देख लो, L2 के जगह रखेंगे L1 प्लस 21। चलो आंसर, अगर 21 रखोगे तो सेंटीमीटर में आंसर, मीटर में आंसर आएगा। देखो लाइट भी आ गई। 21 रखोगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, और 0.21 रखोगे तो मीटर में आंसर आएगा। तो 21 रखेंगे, इजी जाएगा कैलकुलेशन, L1, ठीक है। अब ये T1 कैंसिल। 1110% मतलब क्या होता है, 1110 डिवाइडेड बाय 100, समझते हो, 1110 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, L1 प्लस 21 डिवाइडेड बाय L1, इसका अंडर रूट। अब ये जीरो कैंसल, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, L1 प्लस 21 डिवाइडेड बाय L1, ठीक है। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, 121 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस 21 डिवाइडेड बाय L1। L1 से L1 कैंसल, यहाँ कितना बचा 1, तो क्या हो जाएगा ये 121 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 प्लस 21 डिवाइडेड बाय L1। तो ये प्लस 1 इधर आके माइनस, तो 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय L1। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 121 माइनस 121 माइनस 100, 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय L1, ठीक है। 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये 21 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय L1। तो 21 से 21 कैंसिल, L1 बरोबर आएगा 100 सेंटीमीटर। L1 कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर L1 100 सेंटीमीटर मतलब L1 इज इक्वल टू 1 मीटर आ गया। तो 1 मीटर क्या होता है, सेकंड्स पेंडुलम होता है, पता है ना, 1 मीटर क्या होता है, सेकंड्स पेंडुलम होता है। तो L1 कितना आ गया 1 मीटर। अब इसका पीरियड फाइंड आउट करेंगे हम, ओके। पीरियड कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ये दिख रहा है क्या आपको, चलो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L1 बाय G, L1 बाय G, वेरी सिंपल, L1 बाय G। तो अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे हम, पाई को G से कैंसिल कर देंगे, तो हो जाता है कैंसिल। ये 2 अंडर रूट ऑफ L1 मतलब कितना, L1 है 1 सेंटीमीटर, मीटर में रखना पड़ेगा ना, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, तो ये आएगा 2 सेकंड, ठीक है। एग्जैक्ट फाइंड आउट करोगे लॉग से तो इसका आंसर आना चाहिए 2.00006 सेकंड, लेकिन ये भी लिखोगे तो चलेगा, सेकंड्स पेंडुलम होगा, ठीक है ना। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन के डिफरेंस बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। पहले डिफरेंस पता करेंगे, उसके बाद और एक एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है जिसमें पेंडुलम क्लॉक का वो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम। तो पेज नंबर 124 511 न्यूमेरिकल नंबर 5.11 क्या बोल रहा है देख लो, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। 5.11 तो क्या बोल रहा है, इन समर सीजन पेंडुलम क्लॉक इज रेगुलेटेड एज अ सेकंड्स पेंडुलम एंड कीप्स करेक्ट टाइम। तो क्या है बच्चों, पेंडुलम का यूज सेकंड टाइम मेजर करने के लिए कैसा किया जाता है, देखो एक सेकंड्स पेंडुलम बनाएंगे वो लोग। सेकंड्स पेंडुलम कैसे बनाएंगे, इसकी लेंथ ले लेंगे 1 मीटर, लेंथ ले लेंगे 1 मीटर और इसको ऑसिलेट करेंगे। तो यहां से यहां तक आया तो 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड टाइम हो गया आपका। यहां से यहां तक आया मतलब 1 सेकंड, मतलब टोटल कितना होगा 2 सेकंड। तो अगर इसने एक ऑसिलेशन पूरा किया मतलब आपका टाइम कितना हुआ 2 सेकंड। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे मतलब 24 गुनीले कितने बच्चों, 24 गुनीले 60 मिनट और 24 गुनीले 60 सेकंड, ठीक है। मतलब 24 गुनीले 3600, ठीक है। मतलब 24 गुनीले 36, साई चौक 24 ला 4 हच्चाले 2 साई 2 12 13 14 4 त्रिकम 12 ला 2 हच्चाले 1 3 2 6 आणि 1 7, तो 4 4 और 2 6 7 और 1 8, मतलब क्या हो जाएगा 86400 सेकंड। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86400 सेकंड। तो इतने सेकंड के लिए अब देखो इसने एक ऑसिलेशन पूरा किया मतलब 2 सेकंड,
एक ऑसिलेशन पूरा किया मतलब 2 सेकंड। तो अगर इतना सेकंड टाइम चाहिए आपको, एक ऑसिलेशन पूरा किया मतलब 2 सेकंड, तो अगर उसने 3 ऑसिलेशन पूरे किए, 30 ऑसिलेशन पूरे किए मतलब 60 सेकंड। मतलब 60 सेकंड के लिए उसने कितने ऑसिलेशन पूरे किए? 30 ऑसिलेशन। 60 के लिए 30, तो इतने सेकंड के लिए कितने? 86,400 सेकंड के लिए, 86,400 सेकंड के लिए कितने ऑसिलेशन पूरा करेगा? 60 को 2 से डिवाइड किया था, तो 86400 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 43200। मतलब एक दिन में वो कितने ऑसिलेशन पूरा करेगा? 43,200। अगर 43,200 ऑसिलेशन वो पूरा कर रहा है तो एक दिन हो रहा है आपका, जिसमें 24 घंटे होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो कितने ऑसिलेशन पूरा करेगा समर में? एक्यूरेट वो समर में एक्यूरेट टाइम 43,000 कितने बच्चों? 86,000 कितने आए थे? टोटल टाइम कितना आया था? 86,000 सॉरी 86,400 सेकंड के लिए, समर में 86,400 सेकंड के लिए 432 43,200 ऑसिलेशन पूरा करेगा। 43,200 ऑसिलेशन वो पूरा करेगा तो 86,400 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से टाइम वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेस बाय 1%। जब ठंड काला आया, मतलब ठंडी आई, थंडीचे दिवस आले, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीज बाय 1%, 1% से कम हुई। अब लास्ट टाइम 10% से बड़ी थी तो 110% किया था हमने, तो अभी क्या किया? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीज बाय 1%, मतलब जो बाद की लेंथ थी वो 1% से कम हो गई, मतलब 99% ऑफ L1। तो L2 इज इक्वल टू 99 बाय 100 ऑफ L1। सो L2 इज इक्वल टू 0.99 ऑफ L1। समझ रहे हो? ये 1 2, तो ये 1 2। अब उसकी लेंथ चेंज हो गई, विंटर में लेंथ चेंज हो गई तो पीरियड चेंज हो गया। तो अब क्या बोल रहा है वो? 1%। हाउ मच टाइम विल इट क्लॉक विल गेन और लूज इन अ 1 डे? मतलब एक दिन में वो कितना टाइम लूज करेगा या गेन करेगा, देखते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम नया पीरियड फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट अस फाइंड आउट द न्यू पीरियड। ओके, तो न्यू पीरियड कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ओरिजिनल पीरियड क्या है उसका जो T1 है वो 2 सेकंड है। बिकॉज व्हाट? बिकॉज इट इज अ सेकंड्स पेंडुलम। T1 क्या है उसका? 2 सेकंड है। तो हम T2 फाइंड आउट करेंगे। T2 विल बी व्हाट? तो क्या हो जाएगा? T2 बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 बाय L1। लॉ ऑफ लेंथ, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L। ओके, तो T2 हमें पता करना है। T1 2 सेकंड है बिकॉज सेकंड पेंडुलम है वो, और L2 कितना है? 0.99 L1, 0.99 L1 डिवाइडेड बाय L1, L1 से L1 कैंसल, तो T2 कितना हो गया? 2 अंडर रूट ऑफ 0.99। अब इसको आप लॉग से सॉल्व कर लेना, लॉग इज नॉट अवेलेबल टू मी, या फिर स्क्वायर रूट देख लेना 0.9 का 9 में, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 इंटू ये करने के बाद इसका जो पीरियड आएगा, वो पीरियड आएगा 1.99 सेकंड, 1.99 सेकंड। तो अब क्या हुआ? विंटर में लेंथ कम होने की वजह से जो एक ऑसिलेशन के लिए उसको 2 सेकंड लगना चाहिए थे, वो अब लग रहे हैं 1.99। मतलब वो जल्दी फिरेगा। मतलब एक दिन में अब देखो, जब वो 2 से डिवाइड कर रहे थे हम तो इतने ऑसिलेशन मिल रहे थे। वाई? बिकॉज उसका पीरियड कितना था? 2 सेकंड। लेकिन अब उसका पीरियड कितना है? 1.99 सेकंड। तो अब 2 के बजाय आपको क्या करना पड़ेगा? 86,400 डिवाइडेड बाय 1.99 अगर आप करोगे, इसको लॉग से सॉल्व कर लेना आप, तो इसका आंसर आएगा 86,400 को अगर आप 1.99 से डिवाइड कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 43,417। 43,417। समझ में आ रहा है आपको? एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। तो जब पेंडुलम क्लॉक का पीरियड था 2 सेकंड, तो 2 से डिवाइड किया तो इतने ऑसिलेशन वो करना चाहिए। लेकिन अब उसकी लेंथ कम हो गई, लेंथ कम होने से पीरियड कम हो गया, पीरियड कम होने से ज्यादा ऑसिलेशन करेगा, जल्दी घूमेगा वो। तो 2 के बजाय हमने 1.99 से डिवाइड किया तो इतने ऑसिलेशन आए। तो आने कितने चाहिए? 43,200। आ कितने रहे हैं? 43,417। तो कितने ऑसिलेशन ज्यादा हो रहे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन गेन। कितने ऑसिलेशन बढ़ गए? 43,417 माइनस 43,200, 43,417 माइनस 43,200, तो कितने ऑसिलेशन ज्यादा हो गए? 217। कितने ऑसिलेशन ज्यादा हो गए? 217। तो 217 ऑसिलेशन अगर वो ज्यादा करेगा, तो अगर एक ऑसिलेशन ज्यादा करेगा
एक ऑसिलेशन ज्यादा करेगा तो आपकी घड़ी 2 सेकंड से आगे बढ़ जाएगी। एक ऑसिलेशन ज्यादा करेगा तो 2 सेकंड से, बिकॉज एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए 2 सेकंड लगते, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, तो 217 के लिए उसके डबल। ओके, तो टाइम गेन्ड इज इक्वल टू 217 गुणिले 2, मतलब 434 सेकंड टाइम वो गेन करेगा। कितना टाइम गेन करेगा वो? 434 सेकंड। अब इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो 434 सेकंड वो टाइम क्या करेगा? गेन कर लेगा। तो विंटर में क्या हो जाएगा? 434 सेकंड टाइम आपका गेन हो जाएगा। सिंपली बच्चों, जब समर था, समर में 43,200 ऑसिलेशन अगर सिंपल पेंडुलम ने पूरे किए तो 86,400 टाइम आ रहा था, बिकॉज समर में पेंडुलम क्लॉक का पीरियड कितना था? 2 सेकंड। इट वर्क्स एज अ सेकंड पेंडुलम। जब लेंथ 1% से कम हुई तो उसका पीरियड इतना हो गया 1.99 सेकंड। तो जो हमने 2 से डिवाइड किया था, आप 1.99 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने आए? 43,417, जो कि करेक्ट कितने थे? 43,200। तो कितने ज्यादा हो गए? 43,417 में से 43,200 हमने माइनस कर दिए, 217 ज्यादा हो गए। तो एक ऑसिलेशन में 2 सेकंड ज्यादा लेता है, तो 217 ऑसिलेशन में 434 सेकंड वो ज्यादा ले लेगा, मतलब वो टाइम गेन करेगा। आपकी क्लॉक जो है वो आगे चली जाएगी। ओके, क्लॉक विल बी मूव फास्टर, टाइम वो गेन करेगी, आगे चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब द लास्ट पॉइंट ऑफ लेक्चर इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम का डिफरेंस। ठीक है, तो 2 कॉलम कर लो, एक साइड में डालो सिंपल पेंडुलम और दूसरे साइड में डालो कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो ये साइड में लिख लेंगे हम कोनिकल पेंडुलम, और इधर लिखो सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो देख लो बच्चों, आराम से समझो। सर्कुलर मोशन में हमने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था, तो ये स्ट्रिंग, ये बॉब, इसको ऐसे साइड में ले लेंगे तो, और ये अगर सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम कोनिकल पेंडुलम। ये हमारा वर्टिकल होता है, ये एंगल कांस्टेंट होता है इसमें। तो इस तरह का ये जो होता है ना, ये मोशन होता है, ये कोनिकल पेंडुलम होता है। दिस इज द कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम इज वेरी मच सिंपल। ओके, तो सिंपल पेंडुलम ऐसी मोशन करता है। ठीक है, ये जो मोशन होती है इस तरह की, इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये एंगल थीटा। अब देख लो यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल हर बार बदलेगा, जैसे जैसे मोशन होगी ये एंगल बदलेगा। ये एंगल बदलता है क्या? नहीं, ये ऐसे गोल घूम रहा है तो ये कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला डिफरेंस, ये पहला डिफरेंस, इसकी डायग्राम लिख सकते हो आप। ये कोनिकल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम। सेकंड डिफरेंस क्या होगा? जो स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स अ फिक्स एंगल, स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स अ फिक्स एंगल विथ वर्टिकल। ये जो वर्टिकल है ना, इसके साथ ये जो एंगल है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये ऐसे घूमेगा ना, इस सर्कल में घूमेगा, तो एंगल कैसे रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन देख लो, अब ये पेंडुलम यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया तो एंगल बदल गया, यहाँ पे आ गया तो एंगल जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल इज वेरिएबल, बदलते रहेगा, इज वेरिएबल। जो एंगल करता है वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ वो कैसे होगा? वेरिएबल होगा। कैसे होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर इसका mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन हो रही है ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, नंबर 3, हॉरिजॉन्टल component is responsible for circular motion, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बिकॉज देखो ना, इसके वजह से क्या हो रहा है? ये सर्कुलर मोशन हो रही है, तो ये फोर्स कैसा है? टुवर्ड द सेंटर, ये सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। ये जो सर्कुलर मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट या फोर्स, क्या प्रोवाइड करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स, जो क्या करेगा? बॉब को ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा मीन पोजीशन पे वापस आने के लिए, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस, द ट्राइजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द बॉब आर हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो जो बॉब की
ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी मतलब कौन से पाथ पे वो मूव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाथ कौन सा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। ओके, तो पाथ ऑफ बॉब इज, द पाथ ऑफ बॉब इज हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, पाथ ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब यहाँ पे पाथ ऑफ द बॉब इज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल, अब ये कंप्लीट कर लोगे तो ऐसा वर्टिकल सर्कल हो जाएगा, तो इसका पाथ क्या है, ये वर्टिकल सर्कल का कुछ पार्ट, वर्टिकल सर्कल का कुछ पार्ट इसका पाथ है। तो पाथ ऑफ द बॉब इज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल, पाथ ऑफ बॉब इज पाथ ऑफ वर्टिकल सर्कल, पार्ट ऑफ वर्टिकल, पाथ ऑफ द बॉब इज पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। ये जो वर्टिकल सर्कल बन जाएगा, उस वर्टिकल सर्कल का कुछ पार्ट क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का पाथ होता है, सिंपल पेंडुलम का पाथ होता है। अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, इसलिए यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोलो या ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट। लेकिन हमने देखा था एनर्जी वर्सेस इसका ग्राफ कुछ इस तरह था, याद आया, कुछ इस तरह का ग्राफ था, मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर वेरिएबल। तो सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, वेरिएबल होती है। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम में। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, बॉब सर्कुलर मोशन करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कोन बनाता है, बॉब सर्कुलर मोशन करता है, इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, और ये सिंपल मोशन इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स फिक्स एंगल, ये जो एंगल होता है स्ट्रिंग का वो फिक्स होता है, बिकॉज ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूमने की वजह से एंगल चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है फोर्स का, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर जो पाथ होता है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, बॉब का पाथ हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, और यहाँ पे बॉब का जो पाथ होता है वो वर्टिकल सर्कल का कुछ पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन है और उसमें का उसमें हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से चेंज होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट कांस्टेंट। तो एक शॉर्ट में पूरा सिंपल पेंडुलम हमने कंप्लीट कर दिया, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।